जब सारा देश एक साथ एकजुट एक ही मुद्दे के लिए सरकार की तरफ नजर टिकाए बैठे हुए थे कि सरकार अब पहलगांव में हुए आतंकी हमले के खिलाफ कोई बड़ा प्लान कर रही है, कोई बड़ा मास्टर स्ट्रोक करने वाली है, कुछ बहुत बड़ा अंजाम मिलने वाला है आतंकवादियों को। एक दिन में 4-4 बैठकें हो रही है, तो सरकार वाजिब है कुछ बहुत बड़ा प्लान करेगी आतंकवादियों के खिलाफ। लेकिन सरकार अचानक से आती है और बात क्या करती है कि आप कौन जात हो। सरकार का अब ये सवाल आ गया है जनता से। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी जो लगातार संसद से लेकर सड़क तक एक ही बात विपक्ष के खिलाफ लड़ रही थी कि जातीय जनगणना नहीं होगा, ये देश को तोड़ने का काम करता है, देश में विभाजन का एक ही कारण है जातीय जनगणना। महाराष्ट्र चुनाव से लेकर अब तक जो भारतीय जनता पार्टी लगातार नारा लगा रही थी, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे, आज वही भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना के समर्थन में है। जो राहुल गांधी पिछले कई सालों से जातीय जनगणना की बात कर रहे थे, सरकार से मांग कर रहे थे और सरकार लगातार इसका विरोध करते आ रही थी, वही भारतीय जनता पार्टी आज जातीय जनगणना की बात कर रही है। सबसे बड़ा सवाल है कि ये बात तब आई है जब सारा देश पहलगांव में हुए आतंकी हमलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है, राह देख रहा है एक साथ, और सरकार आकर जनता से पूछती है कि आप कौन जात हो। जातीय जनगणना अब देश में होना चाहिए। आखिर कौन सी जरूरत आन पड़ी? अचानक से सरकार को जातीय जनगणना इतना जरूरी क्यों लग रहा है? माना कि 2025 में बिहार में चुनाव है, 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। सरकार के लिए चुनावी मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा हमेशा से रहा है। कहीं ना कहीं ये विपक्ष का मुद्दा छीनने का काम भी किया है भारतीय जनता पार्टी। जिस तरीके से विपक्ष लगातार एक ही मुद्दे पे हमलावर होता था सरकार के लिए कि जातीय जनगणना होना चाहिए, बावजूद इसके अब भारतीय जनता पार्टी की कौन सी ऐसी मजबूरी हो गई कि जातीय जनगणना के समर्थन में उतरना पड़ा? ये सवाल है, पूछा जाएगा, क्योंकि समय अनुकूल नहीं है। क्या ये सरकार पहलगांव से ध्यान भटकाना चाहती है? पहलगांव में हमले पे कार्रवाई करने के लिए सरकार को और वक्त चाहिए? मीडिया को भटकाना चाहती है, जनता को भटकाना चाहती है, या फिर आतंकवादियों को भटकाने के लिए स्टेप ली है? आखिर सरकार क्या करना चाहती है? जातीय जनगणना की बात अभी सरकार को क्यों लानी थी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर बताइएगा। हम जनता के बीच भी हैं, हम एक बार जनता से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। यूथ है हमारे साथ। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हार्दिक है और मैं मोतीलाल नेहरू कॉलेज से बीए प्रोग्राम कर रहा हूँ। अच्छा, आपको क्या लग रहा है क्यों सरकार अचानक से, अभी पहलगांव हमले की बात चल रही थी, हम तब से सोच रहे हैं, पूरा भारतवर्ष एक नज़र लगाए हुए है कि अब कुछ होगा, बड़ा कुछ होगा, सरकार कुछ बहुत बड़ा करने वाली है, और अचानक से सरकार आती है, कहते हैं जातीय जनगणना अब देश में ज़रूरी है, ये होना चाहिए। क्या मानते हैं? देखिए, इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। पहली बात तो ये कि अगर वो कुछ सरकार ज़्यादा बड़ा करना चाह रही है तो वो हो सकता है अपने ऊपर से स्क्रूटिनी को एक बार साइड करना चाह रही हो कि हम जो भी करें वो थोड़ा सा पर्दे के पीछे हो जाए, तो इस वजह से आप एक पर्दा डालेंगे तो वो पर्दा जातीय जनगणना का है। दूसरी बात ये भी चीज़ हो सकती है, जैसा आपने बोला कि एक विपक्ष का मुद्दा छीनने की बात है, बट जातीय जनगणना अगर वो पर्दा बनाना चाहते हैं तो वो अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि वो जिस जाति की आइडेंटिटी को हम खत्म करना चाह रहे हैं, जिसके एनिहिलेशन और ऑब्लिटरेशन की हम बात कर रहे हैं, वो जातीय जनगणना से बार बार रीइंफोर्स हो रही है। हम समझते हैं कि आप सोशल जस्टिस के लिए ऐसा करना चाह रहे हैं, बट इसका लार्जर सोशल इम्पैक्ट क्या होगा आप इसको एनालाइज किए बिना जब ऐसे मेजर्स उठाते हैं तो वो अपने आप में एक बहुत ही एक फिसिपेरस और बहुत ही गलत निर्णय, बहुत गलत जो रिजल्ट्स हैं उनको जन्म देते हैं। तो है कि ये गलत रिजल्ट्स हो रहा है, पब्लिक के ऊपर गलत, बिल्कुल इसका गलत इम्पैक्ट जाएगा। ये जाति की आइडेंटिटी को बार बार रीइंफोर्स करने का काम करेगा। हम जिस देश को एकीकृत करना चाहते हैं, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात करते हुए, हम जिसको जाति विहीन और एक रिलीजियस आइडिया ऑफ रिलीजन के ऊपर से उठकर एक आइडिया ऑफ इंडिया को फोर्स करना चाहते हैं, वहाँ बार बार उसे जाति को रीइंफोर्स करके, जाति को वैलिडेट करके कि आपकी जाति आपके उत्थान के लिए एक बहुत बड़ा टूल है। ये मान रही है सरकार, अभी भी कह रही है कि अगर जातीय जनगणना होगा तो उसके हिसाब से उनकी वृद्धि होगी, उनका हम जो भी फैसिलिटीज़ होगी उसके अकॉर्डिंग हम दे पाएंगे। देखिए, बात यह है कि जब आप जिस प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में रह रहे हैं वहाँ पे कई परिवार ऐसे हैं, कई जो परिवार ऐसे हैं, और यूजुअली जो अर्बन स्फेयर्स हैं वहाँ पे परिवार ऐसे हैं जो अपनी जाति को लेकर काफ़ी
मतलब ऑब्लिटरेटेड हैं, उन्हें अपनी जाति के बारे में इतना नहीं पता है। तो जब आप उनसे बार बार जाति पूछेंगे तो उनकी जाति वैलिडेट होगी। वो बेशक फिर लोअर कास्ट से आए, सो कॉल्ड लोअर कास्ट से आए या अपर कास्ट से आए, उस जाति का बार बार रीइंफोर्स होना ही अपने आप में गलत चीज़ हो जाती है। आप उस जाति से ऊपर उठना ही नहीं चाह रही, ये दिखा रहा है। अर्बन स्फेयर्स हो या फिर रूरल स्फेयर्स हो, अपने आप में जो जाति की जनगणना है अपने आप में गलत चीज़ है। आप इवन इफ क्रीमी लेयर डालना चाहते हैं तो आप एक अलग, जिसे बोलते हैं ना, मतलब जातीय जनगणना अपने आप में जाति की आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करिए। जब आप आइडेंटिटी रीइंफोर्स करेंगे तो आप किस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जो आइडेंटिटी है वो खत्म हो जाए, और जब वो आइडेंटिटी खत्म नहीं हो रही तो आप कौन से आइडिया ऑफ इंडिया को स्ट्रेस कर रहे हैं? हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फोर फादर्स थे जिन्होंने अनटचेबिलिटी और कास्ट सिस्टम को मतलब भारत के विकास में बाधक माना है, क्या आप उनके पैराडाइम या उनके सपने को छल रहे हैं एक तरह से? और बीजेपी जो बार बार अखंड हिंदुत्व की बात करती है, जो एकदम जाति विहीन हिंदुत्व की बात करती है, वो भी तो यहाँ पर खंडित होता दिख रहा है। तो बीजेपी कह रही थी बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे सेफ रहो। वही ये तो उन्होंने अब बोला है, बट जो इनके एकेडमिक फाउंडेशंस हैं जो ये कहते हैं कि आपको जाति से ऊपर उठना है, जहाँ आरएसएस की शाखाओं में ये सिखाया जाता है कि आप हिंदू हैं, जाति से आपका कोई लेना देना नहीं है, तो आपकी एकेडमिक वैलिडेशंस डिनाई हो जाती हैं यहाँ पर। आपका एकेडमिक बेस, जिस बेस पे आपने अपना ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन खड़ा किया था, वो अपने आप में डिनाई हो जाता है, वो अपने आप में फॉल्स स्थापित हो जाता है। तो मतलब अगर भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि वो कास्ट सेंसस करा के एक पर्टिकुलर सेगमेंट को अपीज कर लेगी, तो वो क्यों करा रही है, क्यों कराना चाहती है? भारतीय जनता पार्टी तो इसके विरोध में थी, अब तक विरोध में थी, ये अभी ये निर्णय आया है, लेकिन क्यों? जी हाँ, मतलब मैंने वही कहा ना कि हो सकता है या तो वो पहलगाम पे जो एक्शन लेना चाह रहे हैं उससे स्क्रूटिनी हटाना चाह रहे हो, पहली बात ये हो सकती है। दूसरा विपक्ष का मुद्दा, और तीसरी बात उन्हें ऐसा लग सकता है कि जो लोकसभा चुनाव हारने का कारण था, हो सकता है उनका कास्ट सेंसस पे एक क्लियर स्टैंड नहीं था, इस वजह से भी 2024 के लोकसभा इलेक्शंस को भी उसने इम्पैक्ट किया। तो हो सकता है ये उसका एक काउंटर फोर्स तैयार कर रहे हों। विपक्ष को अब इस पे क्या, विपक्ष लगातार इसका अब समर्थन कर रहा है। राहुल गांधी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, बिहार से तेजस्वी यादव हो, सब लगातार कह रहे हैं कि ये जरूरी था, ये हमारी जीत हुई है, ये हमारे समाज की जीत हुई है, जो हम मांग करते आ रहे थे कब से, सरकार को हमारे आगे झुकना पड़ा और सरकार इस बात को अब मान गई है। जो जातिगत जनगणना वाली बात है, उसे एक तो जिस टाइम एंड कॉन्टेक्स्ट में से सेट किया जा रहा है थोड़ा सा गलत है। मैं भी थोड़ा सहमत हूँ कि जब आप जातिगत जनगणना की बात करते हैं और जिस वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है इस पूरे इंसिडेंट के बाद, इसे अभी थोड़ा तो बचा जा सकता था। बहरहाल क्योंकि जनगणना ज़रूरी है, ऐसे में हम थोड़ा सा जातिगत जनगणना और सेंसस को समझ लेते हैं। क्या शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की इस मुल्क में गिनती नहीं होती? हमारे साथी हैं, हमारे जूनियर ही हैं, इन्होंने कहा कि जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का पूरा आइडिया है उसमें ज़रूरी है कि हम कास्ट के आइडिया को एनिहिलेट कर दें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप कास्ट रियलिटीज़ को एनिहिलेट कर दें। कास्ट रियलिटीज़ ये कहती हैं कि आज भी गाँवों में संभ्रांत वर्गों के पास बेहतर सड़कें हैं। मैं जहां से आता हूं बिहार से, वहां आज भी जो संभ्रांत वर्ग है उनके पास बेहतर सड़कें हैं, और जो संभ्रांत वर्ग नहीं है, जो आमतौर पे दुर्भाग्यवश जिसको कथाकथित नीची जाति से आता है, उनके पास नहीं उस तरह की सुविधाएं नहीं है। ऐसे में आपको आइडेंटिफिकेशन करना जरूरी है कि किनको आरक्षण की सुविधा मिली और किसको नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को जो पूरा रीस्ट्रक्चरिंग है, इसे हमें समझने की ज़रूरत है। आप ठीक है, आप कास्ट को एनिहिलेट करने के लिए आपके पास मेरे व्यक्तिगत मत में ज़रूरी है। अगर आपको कास्ट को एनिहिलेट करना है तो आपको इंटरकास्ट मैरिजेस को प्रमोट करना होगा कि जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसे पता न हो कि आपकी जाति क्या है। अगर मेरे साथी ये कह रहे हैं कि अर्बन स्फेयर में उनको नहीं पता उनकी जाति क्या है, तो मैं पूर्णतः ये स्पष्ट कर सकता हूँ कि ऊंची जाति के हैं, क्योंकि जो नीची जाति के लोग होते हैं उनको बता दिया जाता है तभी कि उनकी जाति क्या है और वो कहाँ सेटल इन करते हैं। समाज का जो पूरा ढांचा है वो सबसे पहले महिला को ये बताता है कि तुम्हें घर के अंदर रहना है, उसके बाद पुरुषों को उनकी जाति बताता है, और उसके बाद फिर धीरे धीरे वो ऊपर बढ़ता चला जाता है। कास्ट सेंसस से ये चीज़ें बेहतर हो पाएगी? हाँ बिल्कुल। मैं कास्ट सेंसस का जो पूरा आइडिया है पहले हमें उसे समझना होगा। जो कास्ट सेंसस पूरी हो रही है, इसका जो मूल आइडिया ये है कि जो भी रिजर्वेशंस और जो भी बेनिफिट्स एक जातीय वर्ग में अर्थात ओबीसी और एससी कम्युनिटीज में जो बांटे गए हैं, क्या वो बराबरी से बटे हैं? कहीं ओबीसी कम्युनिटी में कोई ऐसी डोमिनेंट कम्युनिटी नहीं है, जो स्टैट्स भी कहते हैं कि 6-7 कम्युनिटीज को लाभ मिला है, बाकियों को लाभ नहीं मिला है। तो ओबीसी के अंदर जो जस्टिस का आइडिया है, इसका कोई अनरिजर्व से कोई वास्ते, ओबीसी के अंदर जो जस्टिस का आइडिया है कि एक जाति को बहुत कुछ मिल गया, जो बाकी जाति थी वो उतना नहीं ले पाई, इसको थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। आइडिया ऑफ रिजर्वेशन को रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है, इसीलिए कास्ट सेंसस की मैं वकालत करता हूँ। लेकिन आपको नहीं लगता कि कई बार होता है कि जनरल में वो बहुत ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरत है रिजर्वेशन की, वो उस लेवल पे नहीं है, वो अभी भी गरीबी रेखा को झेल रहे हैं, उस स्थिति में अभी भी है, और कुछ ऐसे हैं यहाँ पे ओबीसी है, एससी एसटी हो गया, कि उनको नहीं जरूरत है रिजर्वेशन की? ऐसी भी जनसंख्या है कि नहीं? देश में ऐसी संख्या है जनरल के लिए, जो आपने कहा जिनके पास संसाधन, उनके पास ऑलरेडी ईडब्ल्यूएस कोटा है। दूसरी चीज, जिन लोगों जो ओबीसी के अंदर है, जिन्हें आरक्षण का लाभ मिल गया, वो ऑलरेडी क्रीमी लेयर के आइडिया के अंतर्गत आते हैं। इंदिरा साहनी का केस कहता है कि आपको एक क्रीमी लेयर को डिफाइन करना होगा, उसके बाद आप चीज़ों को कर पाएंगे। तो इंदिरा साहनी का केस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। उसके बाद अंतोगत्वा जो एससी एसटी वाला जो पूरा आइडिया है, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि अगर आप चिराग पासवान हैं तो आपको शेड्यूल कास्ट के आरक्षित
सीट से नहीं लड़ना चाहिए। मैं बिल्कुल सहमत हूँ। इसी के लिए तो आपको कास्ट सेंसस चाहिए कि एक संभ्रांत जाति के अंदर कौन सा वो व्यक्ति है या कौन सी संभ्रांत जाति, मतलब एक जो पिछड़ी जाति उसके अंदर कौन सी संभ्रांत जाति है जिसको लाभ मिल गया। जैसे उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में जो जाटव्स हैं उनके पास बाकी शेड्यूल कास्ट के बनस्पत ज़्यादा संसाधन है। ऐसे में उस कम्युनिटी के अंदर रीडिफाइन करना होगा। ये किसी अनरिजर्व्ड के साथ अन्याय नहीं है, ये न्याय देना है उन कम्युनिटीज़ को। अगर आप जाटव्स और नॉन जाटव्स की भी शेड्यूल कास्ट में डिवीजन कर रहे हैं तो वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का पूरा मसला है, जहां पर शेड्यूल कास्ट के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से नहीं हुआ है, ओबीसी के अंदर इतने अच्छे से रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। इससे आपको लार्जर सोशल जस्टिस के एंगल से देखना होगा। इसका कोई जाति से मतभेद नहीं है। हम अभी भी मानते हैं आइडिया ऑफ इंडिया शुड नॉट बी बेस्ड ऑन कास्ट। कास्ट शुड बी एनिहिलेटेड, बट हाउ इट शुड बी एनिहिलेटेड, इट कुड ओनली बी एनिहिलेटेड जब हम हर जाति को बराबर अवसर दें, जब हम इंटरकास्ट मैरिजेस को प्रमोट और प्रोपोगेट करें। तो मतलब इसका जाति से मतलब नहीं है, इसका हर किसी के उत्थान हो, हर जाति के लोगों का उत्थान हो, इसी से मतलब है। इसीलिए कास्ट सेंसस हो रहा है और होना चाहिए। हाँ, क्योंकि जो जाति उत्थान का शाब्दिक मतलब ये होता है कि हर जाति का उत्थान कैसे होगा, हम उनके बेहतर कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे कि चीज़ें उनके पास कितनी संसाधन है कितने नहीं है। इसके लिए ज़रूरत है आपके पास एक एम्पेरिकल डेटा हो और वो कास्ट सेंसस आपको देगी। मानते हो आप इस बात? देखिए बात यह है कि मैं मतलब इनके विचारों से मैं एकदम इत्तेफाक रखता हूँ कि आपको आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत है, पर वो आइडेंटिफिकेशन का मापदंड कभी भी जाति नहीं हो सकता। वो इनकम डिसाइड करेगी कौन क्रीमी लेयर में आएगा और कौन क्रीमी लेयर में नहीं आएगा। हाँ, तो जब इस आइडिया ऑफ नहीं मैं बता आइडिया ऑफ इनकम को थोड़ा सा हमें समझने की ज़रूरत है। मैं एकदम यहीं पर आता हूँ, क्या एक गरीब दलित और क्या एक गरीब ब्राह्मण सेम पायदान पे है? मैं कहता हूँ नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण को पूरा सोशल सपोर्ट सिस्टम मिलता है, उसके बगल का जो आदमी होगा वो भी बीए में पास होगा, लेकिन जो दलित है उसको वो इकोसिस्टम नहीं मिलता है। क्योंकि मैं बताता हूँ कैसे नहीं मिलता है। जब वो दलित होता है वो सबसे पहले अपने घर के सामने नाली बहता हुआ दिखता है, अपने समाज के लोगों को उस नली के अंदर कूदता देखता है, जहाँ से जाति बेसिकली इकोनॉमिक आपका डिफाइन करता है, आपका मनी डिफाइन करता है कि आपका कास्ट क्या है, आपको सोसाइटी किस तरीके से एक्सेप्ट करती है। आपकी जन्म ये डिफाइन करती है कि एक दौर में सदियों पहले ये डिफाइन होता था कि आपकी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर आपके कास्ट को डिफाइन करेगी, लेकिन कास्ट अब इतनी इनहेरेंट हो गई है कि आपकी जन्म ये बात का निर्धारण करती है कि आपकी जाति क्या होगी। दोनों, मैं अभी भी मानता हूँ इकोनॉमी का स्ट्रक्चर इस मुल्क में फ्लॉड है। एक गरीब ब्राह्मण और एक गरीब दलित कभी बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों का सोशल सिस्टम अलग होगा। ब्राह्मण के पास बेहतर संसाधन होंगे, उनके मोहल्ले और गली साफ होंगे, दलित आज भी नाली में उतर रहे होंगे, उनके घर के जो पुरखे होंगे वो नाली से निकल करके आएंगे, नालियों में वो जा रहे होंगे, उनकी मजबूरियां ऐसी होंगी। तो एक गरीब ब्राह्मण और एक गरीब दलित बराबर नहीं है, क्योंकि दोनों भी तो हो सकता है सर। आप इस चीज़ को हैबिट कैसे कह सकते हैं? हैबिट तो तब होगा जब आप उसे बराबर अवसर देंगे। अर्थात मैं एक अच्छे स्कूल में पढ़ूं, ये भी एक अच्छे स्कूल में पढ़े, हमारी दोनों की फैमिली अपब्रिंगिंग एक जैसी हो, इनका कोई और करियर पाथ का चुनाव हो, मेरा कोई और करियर पाथ का चुनाव हो। लेकिन आप किसका इसको हैबिट कर सकते हैं? मेरी जो संसाधनों की स्थिति है, मेरे घर में संसाधन कम थे, इनके घर में संसाधन अधिक थे, इनको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिली, अपॉर्चुनिटी से मुझे कम मिली, मैंने दुनिया कम देखा, मैंने दुनिया कम एक्सप्लोर करी। इकोनॉमी के साथ ही ये भी ग्रोथ तो उसके साथ ही होगा ना? यही तो पूरा केस है ना कि इकोनॉमी के स्ट्रक्चर के अंदर ही पूरा इकोनॉमी जो है वो उन लोगों तक नहीं पहुंची है। कास्ट को हम आइडेंटिफाई करेंगे, जिन तक नहीं पहुंची है वहां तक हम मुहैया कराएंगे। इसीलिए तो कास्ट सेंसस की वकालत है। जिसके बाद ये हो जाएगा, ये बेहतर होगा, इकोनॉमिकली बेहतर हो जाएंगे पिछड़े दलित जो कास्ट। आप इंपेरिकल डेटा एनालिसिस करते हैं, जिन कास्टों को अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, आप उन्हें आरक्षण का लाभ देते हैं, तो बिल्कुल जो चीज़ें हैं सोशल सिस्टम में वो कहीं ना कहीं बेहतर होंगी। आरक्षण तो काफ़ी पहले से मिलते आ रहा है, बहुत टाइम से मिल रहा है। लग रहा है कि कुछ आरक्षण से सुधार हुआ है। आरक्षण से ये सुधार हुआ है कि जो पहले तमाम आईएएस अधिकारी ऊंची जातियों से आते थे, आज नीचे जाति का भी व्यक्ति ऊपर पहुंच पाया है। मैं ये सुधार ये हुआ है कि जहां से मैं आता हूं, जहां शुरुआत में सिंह और झा जैसे लोग मुख्यमंत्री बनते थे, आज यहाँ पर कुमार जैसे लोग भी मुख्यमंत्री बन पा रहे हैं। ये जो पूरा सिस्टम है ना, आप में से हमारे कितने लोग हैं जो बहुत पहले से आ रहे हैं? क्या तब से लेकर के अब तक इस मुल्क में दलितों की स्थिति बेहतर नहीं हुई है? बिल्कुल बेहतर हुई है। क्या तब से लेकिन क्या उतनी बेहतर हो गई है? नहीं हुई है। आपको सिस्टम में थोड़े थोड़े बदलाव करते रहने होंगे, यही ये बदलाव हो रहा है। क्या सिस्टम में कुछ बदलाव नहीं कर सकते ये लोग ऊपर वाले जनगणना से कोई फायदा नहीं होने वाला, किसी को इसलिए फायदा नहीं होने वाला कि लोग जो रिजर्वेशन का फायदा ले रहे हैं वही ले रहे हैं। जैसे कहीं भी आप सीट जो आपने रिजर्व कर रखा है, जैसे लोकसभा के लिए, विधानसभा के लिए आपने रिजर्व कर रखा है SC ST के लिए, एक ही फैमिली के लोग ही बार बार वहाँ चुनाव लड़ते हैं कि उनको मौका तो मिलना चाहिए ना। एक आदमी एक परिवार में कैबिनेट मिनिस्टर बन गया, IAS बन गया, परिवारवाद पे 40 साल से आप एक ही आदमी हो तो उसका कौन खाया उसका हिस्सा?
नहीं परिवारवाद भी तो है। नहीं, इसी को तो कास्ट सिस्टम, इसी के लिए तो कास्ट सेंसस जरूरी है कि ओबीसी के अंदर कौन सी जाति है और कौन सा परिवार है जिसको इसका लाभ मिल गया, इसीलिए तो कास्ट सेंसस जरूरी है। रिजर्वेशन का जो लाभ है एक जाति को पर्टिकुलरली नहीं मिलता, कुछ परिवार को एक जो रिजर्वेशन का जो फायदा हुआ है वो क्लासेस को हुआ है, क्लासेस विद इन द कास्ट। तो आपको वो क्लास इकोनॉमिक बेसिस पे आइडेंटिफाई होगी, वो कास्ट के बेसिस, वो किसी सब कास्ट को पर्टिकुलरली रिजर्वेशन का फायदा नहीं हुआ है। अभी मतलब हो सकता है बाकी सब कास्ट की एक पर्टिकुलर क्लास हो जिसे फायदा हुआ है, तो आपको उस क्लास को आइडेंटिफाई करना है। आप कैसे इंश्योर करेंगे कि जो नॉन जाटव्स हैं यूपी में जिनको आप रिजर्वेशन दे रहे हैं कि क्या सारे ही नॉन जाटव्स उसी बैकग्राउंड से आ रहे हैं? तो ये जो सब्जेक्टिविटी है, मैं एक सेकंड, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि जो सब कास्ट की पूरी आइडेंटिफिकेशन है, जो अगर हम शेड्यूल कास्ट के अंदर भी बात करें, जब हम तमाम उन सीटों को देखते हैं शेड्यूल कास्ट के अंदर भी, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ओबीसी के अंदर भी, तो हम निरंतर पाते हैं कि जिनके कुछ सरनेम्स होते हैं वो निरंतर उस पर बढ़ते चले जाते हैं। आप ये कह रहे हैं कि हम उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसका आधार क्या होगा? जरूर इकोनॉमी का आधार हो सकता है, मगर उसका आइडेंटिफिकेशन अंतोगत जातिगत जनगणना के पैराडाइम में ही होगा। मेरा सवाल अभी भी वही मूल है, क्या एक गरीब ब्राह्मण, क्या एक दलित ब्राह्मण बराबर है? नहीं, इंडिया जो है इंटरसेक्शनैलिटी में एग्जिस्ट करती है। एक जगह जेंडर है, एक जगह जाति है, और जाति एक डोमिनेंट फोर्स है, आप उसको डिनाउंस नहीं कर सकते। जाति के अंदर भी सब कास्ट का डोमिनेंस है, आपको उसको आइडेंटिफाई करना होगा। डिस्क्रिमिनेशन आज भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट जिस करता है। राज्य से आते हैं कि वहाँ पर जहाँ मुख्यमंत्री था, तभी देखा जाए नीतीश कुमार 20 साल से सीएम है, 15-16 साल लालू राबड़ी सीएम रहे, कितने साल हो गए? 35 साल हो गए। आज़ादी कितने साल हमें पहले मिली? 75 साल, 72, 73 जो भी साल हुआ, तो उसका देखिए एवरेज तो 50% यही दो फैमिली के लोग रह गए। आप डिवाइड करते हैं ना कि हमारे कुर्मी है, ये यादव है, आप उसे डिवाइड पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं परिवार अब वही तो आ रहा है ना कि जो कास्ट सेंसस जब होगा, परिवार के लोग क्यों नहीं, बैठे रहेंगे जब मुख्यमंत्री? मैं उसी पे आ रहा हूँ, जब कास्ट सेंसस आएगा, जैसे मैं क्लैरिफाई कर दूं सर, जो कास्ट सेंसस जब होगा तो ये कुर्मी और यादव जो सरनेम के लोग हैं, ये अपने आप उससे हाशिए पे निकल जाएंगे जब इनका ये आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा कि ये लोगों को संसाधन मिले हैं। यही सब इसीलिए पैराडाइम फ्लॉड है, क्योंकि सारे यादव को वो संसाधन उस तरीके से ट्रिकल डाउन नहीं हुए हैं। तो जो एक केवल एक परिवार ने नहीं, एक परिवार या कुछ परिवारों को मिला है, तो वो जो एक जो पर्टिकुलर ये इन्होंने एक सवाल किया, हर एक जाति में अमीर और गरीब होता है। इन्होंने बोला कि आरक्षण जो ऊंचे कास्ट को हैं उनको भी। एक मिनट सर, 1 मिनट आपसे ही मेरी क्वेश्चन है। ऊंचे कास्ट में भी गरीब हैं, अभी भी लोग बहुत ही गरीब हैं, लोअर हैं, तो आरक्षण उसको दिया जाए कि जो कि गरीब परिवार के हो या किसी भी जाति के हो उसको। लेकिन इन्होंने बोला, आपसे मेरी एक क्वेश्चन है, आप मेरे को बताएं, आपको जैसे कि ये जनरल से आते हैं, इनको 95% मिल गया, आपको 65% मिल गया। आप पायलट के दोनों, आपने लोगों ने पायलट के जो है कि या डॉक्टर के एग्जाम दिए, इनको 95 के परसेंटेज आया, आपका 65। आपकी ज्वाइनिंग हो गई, इनकी ज्वाइनिंग नहीं हो गई। 1 मिनट, आप मुझे बताइए कि क्या आप इनके हाथों अपने बच्चों का ऑपरेशन करवाएंगे? 1 मिनट, आप 95% आपका ज्वाइनिंग नहीं हुआ, इनका 65 ज्वाइनिंग हो गया, तो इनकी लेवल 65% का, कॉमन सेंस 65% का है। आपकी कॉमन सेंस। सर अब आप इलाज कराने जाएंगे, पूछेंगे नीट में आपका क्या मार्क था? मैं इस पे आ जाता हूँ। जो की बात नहीं बोलूँ मैं, हमारे कहने का मतलब है कि क्या उस बच्चे क्या उस डॉक्टर से इलाज कराएंगे? उस बच्चों से डॉक्टर से इलाज कराएंगे? नहीं। किसी स्कूल में आप देखिए, क्या ये मान कर चले कि इनका कोटा से इनको टीचर बना दिया गया, इनको हिंदी पढ़ने नहीं आ रही है, कोटा के बल पे ये पास भी आईआईटी कॉलेजेस में जिस तरीके से 30 मार्क्स पे 35 मार्क्स पे उनको मिल जाता है, और वहीं पे जनरल के बच्चे हैं कि इतना मार्क्स लाके उनको कॉलेज में आता हूं। तो आप मुझे परसेंटाइल पे नहीं मिल मैं उसी पर आ रहा हूँ। मैम, ये अपने बच्चे को मैं समझ गया, मैं उसी पर आ रहा हूँ। मैं उसी पर आ रहा क्यों नहीं हूँ पढ़ाना कि हाँ, जब आप आईआईटीज़ में जाने की बात करते हैं। पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम शांतनु है। मैं बिहार से हैं? हाँ, मतलब हाँ, मैं बिहार से हूँ। क्या करते हैं आप? हाँ, मैं स्टूडेंट हूँ में पॉलिटिकल साइंस का। बहरहाल मैं इसी पर आता हूँ, जो पूरा आइडिया है इसी पर कि अगर आप ये कह रहे हैं कि क्या परसेंटाइल, हम मिनिमम क्राइटेरिया पर बात करते हैं, जो मिनिमम बार सेट है। अगर आपको आईआईटी जाना है, सभी को 75 परसेंटाइल लाना होगा। दूसरी बात कि 75% लाना पड़ेगा, तब आप आईआईटी के लिए एलिजिबल होते हैं, जेईई मेंस में तभी आप बैठ सकते हैं। ये अक्रॉस द बार है। अब जो दूसरा सवाल है कि क्या
जो इस मुल्क में इतने IITs हैं कि सभी के एस्पिरेशंस को अकोमोडेट कर सके। सवाल यह है कि इतने इस मुल्क में IITs नहीं है, तो आप एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, उस एंट्रेंस एग्जाम में आप बैठते हैं और उसके बाद आप एग्जाम देते हैं। अब वहाँ पर आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एलन जैसी कोचिंग, आपको चाहिए आकाश जैसी कोचिंग। अगर आप, उन्होंने उसका एग्जाम्पल दिया एग्जाम, उसके पास बेहतर संसाधन है, वो एलन और आकाश में जा सकता है। लेकिन अगर बच्चे हैं ना, SC ST भी है जो एलन आकाश में है, ऐसे लोग भी है, और जनरल के बच्चे दोनों एक साथ एक बेंच पे बैठ रहे हैं एलन आकाश में, और वही बैठ रहे हैं IIT एग्जाम में भी। गरीब है तो उसके लिए जनरल EWS बना हुआ है। जनरल में भी एक EWS का पूरा कॉलम होता है कि आप वहाँ से आप उसका लाभ उठा सकते हैं। आप सहमत हैं? हाँ, आप उससे सहमत है। तो जनरल को क्या लाभ नहीं मिल रहा है? अब तो मिल रहा है। अब आते हैं इस बात पे कि अगर कोई शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति है जिसके पास संसाधन है, शेड्यूल कास्ट का जो व्यक्ति है वही व्यक्ति है जो संसाधन नहीं है, मैं मानता हूं उनको एकदम किनारे कर दिया जाना चाहिए अगर उनको लाभ मिल चुका है, मैं इससे सहमत हूं। इसीलिए तो मैं कास्ट सेंसस की वकालत कर रहा हूं। बहरहाल अब उसी मूल तथ्य पर आते हैं कि क्या आप उसको करवाना चाहेंगे? क्या वो डॉक्टर है? बिल्कुल डॉक्टर है, क्योंकि उसने 55% मेडिकल में लाए होंगे, उसके पास एक डिग्री लगी होगी MBBS फलाने एम्स या फलाने जगह से। अगर वो नीट के इंस्टीट्यूशन में भी गया है तो मिनिमम बर्मा पास होगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से। अब सवाल ये है कि क्यों उसके कम नंबर पे हो रहा है? क्योंकि शेड्यूल कास्ट में उतना कंपटीशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास इतने संसाधन नहीं है कि वो 12वां पास कर पाए, क्योंकि उतने एस्पिरेंट्स कम है रिलेटिवली। मेरा आपसे सवाल था कि एक जनरल है वो डॉक्टर है और एक SC ST भी डॉक्टर है, ठीक है, 2 डॉक्टर हो गए, और उन दोनों के बच्चे हैं। आप सोचो उन दोनों के बच्चे हैं। अब वो जनरल डॉक्टर है उसके बच्चे को EWS तो नहीं मिलेगा, लेकिन वो जो SC ST है जिसको EWS तो छोड़ो, उसको तो आरक्षण मिल रहा है। वहाँ पे क्या होगा? उन दोनों बच्चे सेम स्कूल में बैठ रहे हैं, शुरू से आप DPS में बैठ रहे हो, LN में जा रहे हो, आकाश में जा रहे हो, फिर नीट में बैठ। मैं उसी पे आ रहा हूँ। ये कब सब होगा? जब आप कास्ट के आधार पर सेंसस करेंगे कि किनको हाशिए पे अभी भी हैं और कौन हाशिए से बाहर आ गए। जो हाशिए से बाहर आ गए आप उसको इधर लेकर के आइएगा। इसीलिए तो कास्ट सेंसस पूरा आइडिया निकल रहा है। ये किसी अनरिजर्व के साथ गलत नहीं है, ये शेड्यूल कास्ट के अंदर एक रेटिफिकेशन का तरीका है कि जिनको संसाधन मिल गया हम उनको हाशिए पे कर देंगे। अच्छा, तो ये अभी जो बिहार में इलेक्शन भी है, सरकार अब समर्थन में है कि जातीय जनगणना होना चाहिए। कुल मिला जुला के क्या लगता है बिहार में सरकार इलेक्शन को देखते हुए बिहार में तो ऑलरेडी जातिगत जनगणना हो चुकी है, मतलब उसका कोई खास इंपेरिकल जिस तरह से डेटा को एनालाइज करना चाहिए, दुर्भाग्यवश है कि हमने उस तरह से डेटा को एनालाइज नहीं करा। हमारी हुकूमत उसको जाति पे बांटने की कोशिश कर रही है, मगर उसका जो बेहतर एनालिसिस होना चाहिए तो इंपेरिकल डेटा और डेटा स्ट्रेटिफिकेशन के आधार पर होना चाहिए। बहुत बढ़िया।